अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो छठी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान के सफ़ा नंबर 73 पर आज का हमारा सबक है रवींद्रनाथ टैगोर। ये सबक नंबर 12 है। इस सबक को, इस मजमून को मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, जो खुद एक उर्दू के बहुत बड़े मुसन्निफ समझे जाते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को कोलकाता में पैदा हुए। टैगोर खानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत पर खास ध्यान दिया जाता था। आपके वालिद एक महर्षि सूफी मुंश बुजुर्ग थे। उनकी सारी जिंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। रवींद्रनाथ टैगोर के वालिद अपने जमाने के मशहूर आलिम थे। बंगला, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी ज़बानें भी जानते थे, अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शबो रोज यानी दिन रात कौम मुल्क की बहबूदी की फिक्र में लगे रहते थे। रवींद्रनाथ टैगोर अपने वालिद के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे, यानी इनसे पहले इनके 13 बहन भाई और थे। घर वाले मोहब्बत से इन्हें राबी कहते थे। तो टैगोर खानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को फख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना। तमाम दिन स्कूल में गुजरा। सहपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। यानी सारा दिन उन्हें मसरूफ रखा जाता था, खाली नहीं रहने दिया जाता था बच्चों को। टैगोर बंगाल के मुमताज तरीन अमीर खानदान था। यानी टैगोर खानदान जो है वो बंगाल का मुमताज तरीन अमीर खानदान था। इसके बावजूद जिंदगी निहायत सादा और ऐशो आराम से दूर। यानी मुरक्कन ग़िज़ाएं और ऐशो आराम का सामान जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है, उससे उन बच्चों को और उस खानदान के लोगों को दूर रखा जाता था, मालदार होने के बावजूद। खुद टैगोर मामूली कमीज और पायजामा पहनते, आमतौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता। घर पर ज्यादातर नंगे पांव रहते थे। टैगोर ने 8 साल की उम्र में शायरी शुरू की अपने भाई ज्योतिनाथ के कहने पर। उसके बाद वो जो है इसमें शायरी में काफी मशहूर हो गए। उन्होंने पहली नज़्म लिखी कंवल, और ये नज़्म बहुत ज्यादा पसंद की गई। टैगोर की शायरी की इब्तिदा थी। इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुंचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर लिखने लगे। अक्सर रवींद्रनाथ टैगोर अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ को अपने शेर सुनाया करते थे और उसके बाद दोस्तों और इसके साथ साथ उनकी शोहरत जो है वो स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया। टैगोर की जिंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी, वो टैगोर खानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श न था। इसलिए उन्हें उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वहाँ का माहौल और तासुब, काले गोरे का फर्क, आका और गुलाम का इम्तियाज, इन सब बातों का उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक मरतबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और अदबी मशगलों की तरफ लगा दिया। उस जमाने में उन्होंने नज़्म से ज़्यादा नस्र लिखने की कोशिश की। पहले उन्होंने नज़में लिखी, फिर नस्र में
तब आजमाई की। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे ही वापस आए, कोई डिग्री साथ ना लाए। खानदान के लोग नाराज थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलदान पहुंचकर जागीर का इंतजाम करें। जागीर का इंतजाम देखने के दौरान हिंदुस्तान के काश्तकारों की हालत और गरीबी को देखा उन्होंने बहुत नजदीक से और उससे बहुत मुतासिर हुए, उससे बहुत तकलीफ महसूस की उन्होंने। टैगोर ने मौसीकी जो है वो बाकायदा नहीं सीखी थी, बल्कि अपने जो शायरी करते थे, जो गीत लिखते थे, उनकी धुनें खुद ही तैयार करने लगे और इस तरह उन्होंने एक संगीत की बुनियाद डाली से राबेंद्र संगीत का नाम दिया गया। बंगाल की मौसीकी राबेंद्र संगीत को एक खास मकाम हासिल है। टैगोर की एक खास बात और कि उन्होंने 60 साल की उम्र में, जब वो 60 साल के हुए, उस वक्त मुसव्वरी सीखनी शुरू की और सिर्फ उन्होंने मुसव्वरी सीखी नहीं बल्कि उसमें एक खास मकाम हासिल किया। यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े मुसव्विर और इसी के साथ साथ बहुत बड़े इंसान भी थे पूरी दुनिया के लिए। उस्ताद की हैसियत से भी रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना पहचाना जाता है, इसीलिए उन्हें लोग गुरुदेव भी कहा करते थे। वो अपने शागिर्दों से कहते थे कि सादा और कुदरती उसूलों पर जिंदगी बसर करो। खुद भी उन्होंने सादगी की जिंदगी गुजारी और हमेशा सीधे साधे रहे। इखलाक और लोगों से मेल जोल उनका एक खास तर्ज था। जागीरदार और जमींदार घराने में आंख खोलने के बावजूद भी निहायत सादा जिंदगी गुजारते रहे। इसी के साथ साथ एक स्कूल की बुनियाद रखी जो शांति निकेतन के नाम से शुरू हुआ। यहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। ये कलकत्ता से तकरीबन 90 मील के फासले पर था। स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पूरी का घर जो था उनका वो भी बेचा, बीवी के जेवरात फरोख्त किए और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से भी हासिल की। आज ये स्कूल एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, जिसे विश्व भारती कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक लाफानी शाहकार गीतांजलि के खालिद थे। उन्होंने कौमी तराना जन गण मन भी लिखा, जो आज जब गाया जाता है तो हर कोई खड़ा हो जाता है। सबके लिए हुक्म है कि वो खड़े होकर इसको सुने। उसके खालिद रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपने मुख्तसर मालूमात हासिल की इस मजमून के जरिए से जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। अब अपनी कॉपियों में इसके सवाल जवाब के से पहले अल्फाज बानी कीजिए और इंडेक्स भी लिखिएगा अपनी कॉपियों में। इसके बाद हम इसके सवाल जवाब कराएंगे आपको। ये इसका मुख्तसर खुलासा था इस सबक का। सवाल जवाब की कॉपियों में अल्फाज बानी करने के बाद अब इस सबक के सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आपको सफा नंबर 73 पर मिलेगा, जो इस सबक का पहला सफा है। रविन्द्रनाथ टैगोर कब और कहां पैदा हुए? इस सबक के शुरू में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल का जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 2 लिखिए। टैगोर खानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत का क्या तरीका था? किस अंदाज में, किस तरीके पर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती थी? इस सवाल का जवाब लिखने के बाद फिर सवाल नंबर 3 लिखिए। इसका जवाब भी आपको सफा नंबर 73 पर ही मिलेगा। रविन्द्रनाथ ने शायरी किस उम्र में शुरू की? कितनी उम्र थी उस वक्त जब पहली नज़म लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसका उन्वान कमल था? इस उम्र में शुरू की शायरी। अगला सफा है सफा नंबर 74। उस पर से 3 सवाल आपको मिलेंगे इसके जवाब।
सवाल नंबर 4, रवींद्रनाथ तालीम छोड़कर वतन वापस क्यों आ गए? इंग्लिस्तान तालीम भेजने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था रवींद्रनाथ टैगोर को, लेकिन वो क्यों वतन वापस आ गए अपनी तालीम अधूरी छोड़कर? सवाल नंबर 5, मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी किस तरह जाहिर होती है? किस तरह हम महसूस करते हैं, किस तरह इस बात का इजहार होता है कि रवींद्रनाथ टैगोर को मौसीकी यानी संगीत से, म्यूजिक से दिलचस्पी थी? अगला सवाल है सवाल नंबर 6, शीलदान जाकर टैगोर को क्या देखने का मौका मिला? शीलदान जहाँ पर टैगोर खानदान की जागीर थी और वो अपना जागीरदाराना निज़ाम देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए शीलदान गए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या देखने का मौका मिला वहाँ रवींद्रनाथ टैगोर को? अगले सफ़े पर यानी सफ़ा नंबर 75 पर आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 7 है कि टैगोर ने मुसव्विरी किस उम्र में सीखी? सवाल नंबर 7 है, टैगोर ने मुसव्विरी किस उम्र में सीखी? मुसव्विरी कहते हैं पेंटिंग को। टैगोर ने पेंटिंग बनानी जो सीखी वो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सवाल नंबर 8, उन्होंने अपनी तस्वीरों में ज्यादातर क्या दिखाया है? इन चीजों की तस्वीरें बनाई हैं रवींद्रनाथ टैगोर ने ज्यादातर अपनी पेंटिंग्स में, क्या दिखाने की कोशिश की है, क्या दिखाया है? सवाल नंबर 9, रवींद्रनाथ टैगोर अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते थे? जाहिर है वो एक उस्ताद थे, उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद रखी थी और लोग उन्हें गुरुजी के नाम से जानते थे, गुरुजी कहा करते थे उनको। तो वो अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते थे, क्या सिखाते थे, क्या बात बताते थे? इसका जवाब लिखेंगे आप। उसके बाद सवाल नंबर 10, शांति निकेतन क्या चीज है? शांति निकेतन क्या है, किस तरह आप इसको किस उन्वान से जानते हैं शांति निकेतन को? सवाल नंबर 11, गीतांजलि का खालिक और कौमी तराना का जन्मदाता कौन है? गीतांजलि किसने लिखी, कौमी तराना किसने लिखा, कौन है वो, उसका नाम लिखिए आप यहाँ पर। बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 12, रवींद्रनाथ टैगोर इस दुनिया से कब रुखसत हुए? उनके इंतकाल का वक्त, तारीख क्या थी जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए? रवींद्रनाथ टैगोर इस दुनिया को छोड़कर गए, तो कौन सी तारीख थी, क्या सन था? इस तरह आपके सवाल जवाब यहाँ पूरे होते हैं। अब आपको इसके बाद अपनी ग्रामर की कॉपी में काम करना है और इंडेक्स बनाकर ग्रामर की कॉपी में काम शुरू कर दीजिए। वो काम आपको बताया जाएगा क्या क्या करना है आपको ग्रामर की कॉपियों में। तो अपनी ग्रामर की कॉपी निकाल लीजिए और सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरने का काम कीजिए अपनी कॉपियों में। तरतीब आपकी कॉपी में यही रहेगी जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से काम करना है आपको, इंडेक्स जरूर लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्फाज का जुमले में इस्तेमाल होगा। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये अल्फाज आपकी इस सबक में भी आए हैं और आपको अपने जुमले बनाने हैं। सबक में से जुमला नहीं लिखना बल्कि अपने खुद के जुमले हों। बहुत अच्छे छोटे छोटे जुमले बनाइए सोच समझ कर। इसके बाद तीसरे नंबर पर वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने का काम है। चंद अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें कुछ अल्फाज वाहिद के हैं और कुछ जमा के हैं। जो अल्फाज वाहिद के हैं उनको यहाँ इस तरह से बनाकर स्केल से बाकायदा साफ सुथरा स्केल जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, सीधी लाइन कीजिएगा। एक तरफ वाहिद लिख दीजिए और दूसरी तरफ जमा लिख दीजिए। इसी तरह एक और बना लीजिए और इसमें इस तरफ जमा लिखिए, इस तरफ वाहिद लिखिए। जो अल्फाज वाहिद के दिए गए हैं आपको किताब में, उन तमाम अल्फाज को एक एक करके नीचे तक लिखते जाइए और जो अल्फाज जमा के हैं उनको इधर जमा के नीचे लिखते जाइए। वाहिद के अल्फाज का, वाहिद के लफ्ज़ का उसके सामने जमा बनाइए। जितने भी अल्फाज हैं वाहिद के, उनके सामने उनकी जमा बना दीजिए और जो जमा के अल्फाज हैं उनके सामने उसकी वाहिद लिख दीजिए। एक एक करके उसके सामने लिखते जाइए, जमा से वाहिद और वाहिद से जमा। इसके बाद मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द जानते ही होंगे आप।
कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपको विलोम शब्द बनाने, इनके मुतजाद अल्फाज कहते हैं, इसको उर्दू में मुतजाद अल्फाज लिखने हैं इन अल्फाज के। नंबर 5 पर है सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। चंद जुमले यहाँ दिए हुए हैं आपके सामने, उन जुमलों को आपको देखना है पढ़कर ध्यान से कि इसमें कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत है। सबक के एतबार से जो जुमला आपको सही लगे उसके ऊपर सही का निशान लगा दिए और जो जुमला गलत लगे उसके सामने गलत का निशान लगा दिए ब्रैकेट में। इसके बाद 6 नंबर पर यानी अगले सफ़े पर हमारे ये है सफ़ा नंबर 80 पर सबसे ऊपर वाली लाइन में मुज़क्कर और मुअन्नस कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से आपको मुज़क्कर और मुअन्नस छांटने हैं, यानी मेल और फीमेल, कौन से अल्फाज मुज़क्कर के हैं और कौन से मुअन्नस के हैं। मुज़क्कर मेल को कहते हैं और मुअन्नस फीमेल को कहते हैं। तो इन अल्फाज को अलग अलग करके लिखिए, छांट के मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करके। ये काम आपको करना है अपनी ग्रामर की कॉपी में, इंडेक्स जरूर बनाइए और मैं काम मुकम्मल रखिए। जब आपसे कॉपी चेक करने के लिए कहा जाए, मैसेज जाएगा आपके पास मोबाइल पर, उस वक्त आप उसी डेट में अपनी कॉपियाँ स्कूल में जाके जमा करा दीजिए चेक कराने के लिए। शुक्रिया।